कार्ल रोजर्स का जब आप पढ़िएगा अधिगम का सिद्धांत, तो उसमें सबसे ज़्यादा कार्ल रोजर्स ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो सीखता है वो दूसरे के अनुसार नहीं सीखता है, वो खुद के अनुसार सीखता है ना। और किसी भी चीज़ को सीखने के लिए सबसे पहले उसके मन में एक धारणा बनती है, जिस धारणा को क्या नाम दिया उन्होंने? आत्म संप्रत्यय। ठीक है, तो आत्म संप्रत्यय का निर्माण ही क्या है? अधिगम है। ठीक है, आत्म संप्रत्यय पर का तात्पर्य किससे होता है? स्व से, स्व से, स्वयं से। मैं, मुझे, मेरा, हमको, हम, इस तरह की जो बातें हैं उसका संबंध किससे है? स्व से। अब इसने कहा कि सीखता तो सभी व्यक्ति है, हम भी सीखते हैं, आप भी सीखते हैं, दुनिया के सारे लोग सीखते हैं। सीखना हमारा नेचुरल गुण है, प्राकृतिक गुण है। लेकिन ये निर्भर किस पर करता है? सीखना या अर्थात अधिगम किस पर निर्भर करता है? तो व्यक्तित्व पर। जिसका जैसा व्यक्तित्व होता है वह उस तरह का तथ्यों को सीखता है। अब यह व्यक्तित्व जो होता है यह कितने तरीके का होता है भाई? इसको कितने उपवर्ग में हम बांट सकते हैं? 3 उपवर्गों में बांट सकते हैं। एक तो इसका अस्थाई पक्ष है, दूसरा इसका गत्यात्मक पक्ष है, तीसरा क्या है इसका? विकासात्मक पक्ष है। तो जिस व्यक्ति में तीनों पक्षों का विकास हुआ है उसके अधिगम का स्तर उच्च होगा कि निम्न होगा? उच्च होगा। और जिसमें किसी एक पक्ष का ही विकास हुआ है उसमें अधिगम का स्तर क्या होगा? निम्न होगा। स्वाभाविक सी बात है। अब आपसे पूछेगा क्वेश्चन इस तरीके से, थोड़ा सा अंदर से, कि अस्थाई पक्ष में जो है यदि व्यक्ति स्वयं की धारणाओं पर निर्भर करता है जो कभी बदलता नहीं है, तो उस टर्म्स को हम क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे आत्म संप्रत्यय। क्या बोलेंगे? इसको आत्म संप्रत्यय बोलेंगे। यह इसका प्रकृति कैसी होती है? अस्थाई, बदलता नहीं है। दूसरा क्या होता है कि कभी कभी व्यक्ति दूसरे को देख करके भी सीखता है, दूसरे का नकल करता है, नहीं तो उस चीज़ को इन्होंने क्या नाम दिया? आदर्श स्व, कि दूसरे की छवि को आत्मसात कर लेना, अपने आप में उतार लेना। ये हो गया अस्थाई पक्ष। दूसरा कहता है इसका गत्यात्मक पक्ष, कि व्यक्ति को सक्रिय रहने के लिए, गति में बने रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमें 2 तरह के तत्वों की आवश्यकता होती है। पहला, जिसको हम मोटिवेशन कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा, है ना, जो आपको कार्य करने के लिए क्या करेगा? अंदर से उत्साहित करेगा, प्रेरित कर देगा। और दूसरा होता है यथार्थवादी प्रवृत्तियाँ। जब आप अंदर से अभिप्रेरित हो जाएंगे किसी भी कार्य को करने के लिए, तो उसके बाद फिर आपको अभिप्रेरणा की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। आप स्वयं से उस काम को करने लगिएगा, है ना। आपके ऊपर कोई दबाव नहीं भी देगा, प्रेशर नहीं भी देगा, तब भी आप उस कार्य को क्या करिएगा। तो वह स्थिति को इन्होंने क्या बोला? यथार्थवादी प्रवृत्तियाँ। और तीसरा जो है वो है विकासात्मक पक्ष। विकासात्मक पक्ष में क्या आएगा? 2 तरह की मांग आती है। एक अनुरक्षण मांग। अनुरक्षण मांग के अंतर्गत कहा कि व्यक्ति विकास करता है तो विकास करने के लिए उसे सही समय पर सभी तरह के संसाधनों की ज़रूरत है। जैसे रोटी है, रोटी चाहिए हमको, है ना, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, फंडामेंटल जो हमारा नीड होता है ना। तो उस तरह की चीज़ों को कार्ल रोजर्स ने किस प्रकार की मांग कहा? अनुरक्षण मांग। और कुछ ऐसी मांग होती है जिसका संबंध आपके विकास से प्रत्यक्ष जुड़ा होता है ना, और ये अप्रत्यक्ष भी होता है, ये दिखता भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसी मांग जैसे स्नेह हो गया या संवेगात्मक विकास से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो हो गया। आपका संबंध किस व्यक्ति के साथ कैसा है, रिलेशन कैसा है, ये भी ना ज़रूरी है। तो संबंध हो गया या यथार्थवादी दृष्टिकोण हो गया, तो ये सब इसके अंतर्गत आएगा। ये